नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम साथ हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है फॉलो कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन है, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सब चीज़ों को पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। जो टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल से हमारे लिंक है, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा क्लोज टेस्ट है क्लोज टेस्ट नंबर 3, जो कि 2024 एडिशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एग्जाम का नाम उसकी डेट के साथ लिखा हुआ है, तो आप इस एग्जाम के नाम से और डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को अपने वाली एडिशन में, अपने वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। जैसे कि जो क्लोज टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीई एग्जाम 6/6/2019 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। तो ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तीनों ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्लोज टेस्ट को पूरी तरह से कर पाओगे। कई बार ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपकी हेल्प कर देते हैं, कई बार आप वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी का मीनिंग, अगर आप मतलब आपको वर्ड्स का मीनिंग पता है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, तो आप वर्ड्स को चूज कर पाते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड्स आना है। लेकिन कई बार आपको जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा कि इस ऑप्शन में 3-4 वर्ड, 2 वर्ड आ सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल है। तो जो है, रीडिंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ये आपके सामने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन 1914 अ वार बिगेन इन यूरोप विच एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड। द डैमेज बाय दिस वार, यहाँ 71 में एक ब्लैंक आपको दिया हुआ है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वर्ड यहाँ पर लिखा जाएगा। द डैमेज मेड बाय दिस वार हैज नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। प्रेसिडेंट मतलब कोई प्रियर एग्जाम्पल, कोई पहले कोई एग्जाम्पल हो जो पहले आ चुका हो। द डैमेज मेड बाय दिस वार, द डैमेज कोज्ड बाय दिस वार, द डैमेज जनरेटेड बाय दिस वार, द डैमेज बिगन बाय दिस वार। देखिए, आपको बता दूं, बिगिन का मतलब होता है टू स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डैमेज स्टार्ट किया गया था, कोई एक पॉइंट आया कि यहाँ से डैमेज करना स्टार्ट कर दो, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। जनरेट का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर किसी चीज को जनरेट करने की बात की जा रही है, किसी चीज को इन्वेंट करने की बात की जा रही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई, ये देखिए, वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले मिल जाए, लेकिन किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस स्पेसिफिक डोमेन में उस वर्ड को यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया जाता है, ये भी आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल से पता चलेगा। डैमेज को जनरेट नहीं किया जाता, डैमेज को कोज किया जाता है। कोज का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन। डैमेज को डिस्ट्रक्शन को, इन चीजों को कोज किया जाता है, इनको जनरेट नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है हम लेबोरेटरी में गए, हमने कोई चीजें निकाली और जनरेट कर दिया, या हम अपनी जो है प्रयोगशाला में गए, हमने उसको मेक कर दिया, या अपनी किचन में गए, हमने डैमेज को मेक कर दिया, बना दिया, फैब्रिकेट कर दिया। ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर सही वर्ड होना चाहिए था कोज। तो यहाँ पर 71 में हो जाएगा, डैमेज कोज्ड बाई दिस वॉर हैज नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। 72 पर चलते हैं। शब्दों के मीनिंग के साथ साथ यही पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, किस स्पेसिफिक डोमेन में इन शब्दों को यूज किया जाता है, और ये आएगा रीडिंग स्किल से, कॉम्प्रिहेंशन स्किल से। इसके लिए कोई डिक्शनरी मौजूद नहीं है, होगी भी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, किस शब्द को किस स्पेसिफिक डोमेन में यूज किया जाना चाहिए, ये एक्सपीरियंस से आता है, और ये रीडिंग स्किल से, कॉम्प्रिहेंशन स्किल से को इम्प्रूव करने से आएगा। इसके लिए कोई डिक्शनरी नहीं बनाई किसी ने। 72 क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है, द अर्लियर वार्स। देखिए, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर लगाना है, एट लगाए, इनटू लगाए, इन लगाए, और लगाए। देखिए, एट लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन को या स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। एट लगाया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। अब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेस का भी हो सकता है,
टाइम का भी हो सकता है। टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए हम एट लगाते हैं, या ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल स्पेस के या ज्योग्राफिकल किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर करने के लिए हम एट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉर्स लिखी जा रही है ये एक एक्चुअली में एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है। यहाँ पर एट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इन। ऑन लगाया जाता है किसी सरफेस को रिफर करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं वॉर किसी जमीन की बात की जा रही है और जमीन पर किसी सरफेस की बात की जा रही है तो ऑन भी नहीं आएगा। इन या इनटू में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। इनटू इन लगाते हैं किसी सिचुएशन या स्टेट को रिफर करने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी स्टेट, कोई स्टेट मतलब कोई अवस्था, जैसे डिप्रेशन, हंगर, पॉवर्टी, ये क्या है? स्टेट है। किसी स्टेट या सिचुएशन को रिफर करने के लिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो, ये क्या है? ये भी एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन ही है। तो यहाँ पर इन लगाया जाता है। इनटू लगाया जाता है किसी स्टेट या किसी सिचुएशन में एंटर करने के लिए। आप किसी स्टेट में आ गए तो आप लगाएंगे इनटू। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं किसी स्टेट या सिचुएशन में एंटर करने के लिए, आ जाने के लिए। जब कोई किसी स्टेट या सिचुएशन में आता है तो लगाता है इनटू। इनटू एक इनवर्ड मूवमेंट को दिखाती है। किसी स्टेट या सिचुएशन को रिफर करें तो इन, और इनटू किसी स्टेट या सिचुएशन में जब आप जा रहे हैं, किसी स्टेट, सिचुएशन या किसी प्लेस में, आप किसी प्लेस में एंटर कर गए, कोई बाउंडेड प्लेस है, कोई रूम है, कोई प्रिजन है, आप उसमें एंटर कर गए तो आपकी क्या हुई? इनवर्ड मूवमेंट हुई, आप बाहर से अंदर को आ गए। इस सिचुएशन में इनटू लगाया जाता है, में जाने के लिए, एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन होना था इन, क्योंकि हम अर्लियर वर्ड्स को एक सिनेरियो, एक सिचुएशन के रूप में ले रहे हैं। ये बहुत सारी सिनेरियो, बहुत सारी सिचुएशंस के रूप में ले रहे हैं। इन द अर्लियर वार्स द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व। आगे देख लेते हैं क्या आना चाहिए। आगे देखिए, जिस तरह से स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई एडवर्ब भी आएगा मेरे ख्याल से, और चारों ऑप्शन में आपको एडवर्ब दिया हुआ है। इन द अर्लियर वार्स द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व। देखिए, वर्ब बी की फॉर्म हो गई, इन्वॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव बनाया जा रहा है। पैसिव मान लो, या लिंकिंग वर्ब के बाद उसका एडजेक्टिव मान लो, इसको एडजेक्टिव भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ एडवर्ब लगाया गया है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर से ही एक एडवर्ब आएगा। एक एडवर्ब के लिए ही यहाँ पर जगह है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, हमें सिंटेक्स से हमें पता चल रहा है। चारों वर्ड हमें एडवर्ब दिए हैं, लेकिन चारों वर्ड जो एडवर्ब हमें दिए हैं, जनरली, ब्रॉडली, चीफली, मेनली, अलग अलग स्पेसिफिक मीनिंग के लिए, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। मीनिंग भी अलग है, फंक्शन भी अलग है। फंक्शन तो खैर एडवर्ब का ही है, मीनिंग अलग है और अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। इन चारों के मीनिंग हम जान लेंगे, इन चारों का कंटेक्स्ट हम जान लेंगे, तो हम ये बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या लगाया जाना चाहिए। देखिए, पहला जो है आपके सामने लिखा हुआ है जनरली। जनरली बना है जनरल से, जनरल एडजेक्टिव हो गया, जनरली हो गया एडवर्ब। जनरल एडजेक्टिव हम तब यूज करते हैं जब मोस्ट पीपल या मोस्ट थिंग को रिफर करते हैं। हम कहते हैं ना जनरल कैटेगरी, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक कैटेगरी है जो अफर्मेटिव एक्शंस के लिए हमने चूज की है। एससी हो सकती है, एसटी हो सकती है, ओबीसी। बाकी इनके अलावा जो सारे बचे वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल रिफर करता है मोस्ट पीपल या थिंग को। ठीक है, अब अगर जनरली को मैं एडवर्ब बनाकर यूज करता हूं तो मैं किस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए यूज करता हूं? जनरली को मैं तब यूज करता हूं जब मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडरिंग लिख देता हूं, कंसीडरिंग द होल ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज के अगर मैं होल को रिफर कर रहा हूं, पूरी चीज को रिफर कर रहा हूं, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं जनरली को यूज कर सकता हूं। या मैं एक तरह से कह सकता हूं कि नॉट स्पेसिफिकली। देखो, कंसीडर कर लो कि कोई एक सिस्टम है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी देश की पॉपुलेशन है, किसी सिटी के सिटीजन है ना, किसी गांव के लोग हैं। अगर हम इनमें से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को रिफर करें, मान लो पूरा सिस्टम है या बहुत सारे लोग हैं, इनमें से हम कुछ लोगों को रिफर करें, तो हम क्या करेंगे? हम कौन सा एडवर्ब का यूज करेंगे? स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली। ठीक है, स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हम इस होल को रिफर कर रहे हैं, हम इस होल को पूरे को रिफर कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे जनरली।
ठीक है, तो जनरली एक तरह से नॉट स्पेसिफिकली का मीनिंग भी कन्वे करके चलता है। यह यूं कहा जा सकता है कि पर्टिकुलरली का अपोजिट मीनिंग कन्वे करके चलता है जनरली। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस शब्दों का खेल है। रिलेटिंग टू द मोस्ट पीपल और थिंग, ठीक है। जब मोस्ट पीपल या थिंग से रिलेटेड हमें कुछ कुछ हमें रिफर करना हो तो हम जनरली एडवर्ब को यूज कर लेते हैं। ये इसका एक मीनिंग, एक यूसेज हो गया। एक सिचुएशन हो रहा है जहां पर हम जनरली को यूज कर सकते हैं, और वो है, जनरली का मतलब होता है इस सिचुएशन में यूजुअली या इन मोस्ट सिचुएशंस, ठीक है, इन मोस्ट सिचुएशन या टाइम। मोस्ट टाइम या मोस्ट सिचुएशन अगर कुछ होता है, यूजुअली जो चीज होती है या मोस्टली कुछ चीज होती है, तो हम उसके लिए भी हम जनरली एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। जनरली को एडवर्ब की तरह हम वर्ब से पहले लगा सकते हैं। दूसरा हमारा एडवर्ब था ब्रॉडली। ब्रॉडली पर बात कर लेते हैं। ब्रॉडली, देखिए ब्रॉडली बना है ब्रॉड से, और ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, यानी कि वाइड। ब्रॉड का मतलब होता है वाइड। ब्रॉडली एक एडवर्ब है, और इसको यूज किया जाता है जब हम वाइड स्कोप में या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कुछ रिफर करें, ठीक है। ब्रॉडली का मतलब हो जाएगा इन अ वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इस सिचुएशन में कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है कंप्लीट या थोरो। तो ब्रॉडली को हम यूज करते हैं, देखिए, किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर ना करके जनरल सेंस में, ब्रॉड वे में बहुत सारी चीजों को अगर रिफर किया जाए, मैं नहीं कह रहा सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों को रिफर किया जाए, तब हम ब्रॉडली का यूज करते हैं। अगर सारी चीजों को, किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर ना करके सारी चीजों को रिफर किया जा रहा है, तब हम जनरली का यूज करते हैं, जनरली एडवर्ब का यूज करते हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर न करके, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, पीपल या थिंग को रिफर न करके, वाइड सेंस में, चौड़े सेंस में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए उनको रिफर किया जाए, ब्रॉड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव में उनको बहुत सारी चीजों को रिफर किया जाए, तब हम ब्रॉडली का इस्तेमाल करते हैं। जनरली में और ब्रॉडली में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखवा दूं कि अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये चीजें काम आएंगी, ये पॉइंट आपके काम आएंगे। और ये जो डिटेल मिलती है ये ऑब्जर्वेशन से मिलती है। ऐसी डेफिनेशन जो मैं लिखा देता हूँ कहीं कहीं लिखी हुई नहीं होती है। बहुत सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करके जो मेरे दिमाग में आती है वो मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखवाता रहता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर ना करके जनरल सेंस में, सेंस जनरल है, मीनिंग जनरल नहीं है, किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर ना करके जनरल सेंस में जब वाइडली चीजों को, किसी स्पेसिफिक डिटेल को रिफर ना करके जनरल सेंस में जब वाइडली या वाइड स्कोप में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए, बहुत सारी चीजों को, लोगों को, बहुत सारी थिंग्स लिख दी मैंने, लेकिन लोग भी हो सकते हैं, थिंग्स, पीपल हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एटीसी लिख देता हूं, को रिफर किया जाए, बहुत सारी थिंग्स, पीपल, सिचुएशन, है ना, इवेंट्स, सिनेरियो, इंफॉर्मेशन को रिफर किया जाए, तो हम ब्रॉडली को यूज करते हैं। अभी क्लियर नहीं होगा, अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जब एग्जाम्पल लिखूंगा ना तब क्लियर होगा। मैंने लिखा ब्रॉडली स्पीकिंग,
द प्रोजेक्ट was not successful. The project was not successful. Broadly speaking, the project was not successful. अब देखो सेंटेंस, आप सिंपल सेंटेंस लिखा है। अब ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली दो चार बातें ऐसी रही हो जो कि प्रोग्रेसिव हो, जो कि फेवरेबल हो, लेकिन ब्रॉड ब्रॉड वे में, वाइड वे में अगर सारे एस्पेक्ट्स को, सारी चीजों को कंसीडर किया जाए तो प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये कहा जा रहा है। भाई दो चार चीजें प्रोजेक्ट में ऐसी हो सकती है जो हमारे फेवर में रही हो, जो प्रोग्रेसिव हो, जो हमें फायदा दे गई हो, लेकिन वाइड सेंस में बाकी सारी चीजों को भी अगर देखा जाए, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को, बाकी सारी चीजों को अगर कंसीडर किया जाए, तो ओवरऑल जनरल सेंस से एक निकल के ये आता है कि प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेसफुल। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम ब्रॉडली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द पॉलिसी will broadly impact all citizens। ठीक है, कोई पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने और पॉलिसी के बारे में लिखी गई है बात, द पॉलिसी विल ब्रॉडली इम्पैक्ट ऑल सिटीजन्स। तो इम्पैक्ट से पहले मैंने क्या लगाया, ब्रॉडली लगाया है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये 200-400 सिटीजन को या एक दो कैटेगरी के सिटीजन को कोई डायरेक्ट फायदा ना पहुंचाए, कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट उन पर ना हो, लेकिन अगर सारे सिटीजन को देखा जाए जनरल व्यू में, या बहुत सारे सिटीजन को इंक्लूड किया जाए अपनी ऑब्जर्वेशन में, तो ये मोस्ट सिटीजन्स को जो है इम्पैक्ट करेगी, ये कहा जाता है द पॉलिसी विल ब्रॉडली इम्पैक्ट ऑल सिटीजन्स। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम ब्रॉडली को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। फिर हमारे सामने है चीफली। देखिए ब्रॉडली जनरल सेंस में होता है, लेकिन ब्रॉडली सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करता। ब्रॉडली के साथ कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है कि सभी को रिफर कर रहे हैं, हम बहुत सारों को रिफर कर रहे हैं लेकिन सभी को रिफर नहीं कर रहे हैं। जनरल सेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ऑल का रिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट ऑल का रिफरेंस आ जाता है। एक वर्ड है हमारे पास चीफली। चीफली भी एक एडवर्ब है। चीफ का मतलब होता है मेन, तो चीफली का मतलब भी मेनली हो जाता है, दोनों ही सिनोनियम है। अच्छा, मेनली को या चीफली को हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत सारे ऑप्शंस में से या बहुत सारी सिचुएशंस में से किसी एक ऑप्शन को या किसी एक सिचुएशन को मेन रिफर कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन है हमारे पास, लेकिन हम उसमें से किसी एक को मेन रिफर कर रहे हैं। ऐसे लिखवा दूं क्या? ऐसी लिखवा देता हूं, जब बहुत सारे सिचुएशंस, एक्शंस, थिंग्स या इवेंट्स में से किसी एक को मेन रिफर करना हो, मेन रिफर करना हो कि ये साहब ये मेन है, या दूसरे शब्दों में ऐसी चीज को लिखवा के देखता हूं, या होल में से, होल का मतलब कंप्लीट में से, या किसी हॉल में से, किसी हॉल में से, हॉल का मतलब कंप्लीट, किसी कंप्लीट की बात की जा रही है, कोई कंप्लीट सिस्टम, कोई बहुत सारे लोग, किसी हॉल में से किसी एक पार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफर करना हो, किसी हॉल में से किसी एक पार्ट को लार्जेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफर करना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफर करना हो। अभी एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। देखिए आपको ऐसा लगता होगा जब मैं डिटेल में इन चीजों को पढ़ाता हूं तो सर एक क्वेश्चन 73 या 73वां क्वेश्चन करा रहे हैं 20-25 मिनट में। मेरे हिसाब से मैं 73 क्वेश्चन के थ्रू 4 कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और ये 4 कॉन्सेप्ट इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि 40 सेंटेंसेस में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही 40 क्वेश्चन को सोल्व कर लेने जैसा है।
तो मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 40 क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट, वो समझ आपको दे रहा हूँ। तो जरा ध्यान से समझा करो इन बातों को। चीफली का मतलब मैंने बताया, मेनली जब हम किसी हॉल में से या बहुत सारी सिचुएशंस या ऑप्शंस में से किसी एक को मेन कंसीडर करना चाहते हैं, मेन रिफर करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा द डिस्कशन focused mainly on budget issues। एक्चुअली पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन चल रहा था। अब वहां पे इश्यूज बहुत सारे थे। एक डेमोक्रेसी का इशू था, ठीक है, एक बजट इशू था, और एक था डिफेंस इशू था, एक इलेक्शन इशू था, एक फेडरलिज्म इशू था। तो वहां पर डिस्कशन में इश्यूज बहुत सारे थे, लेकिन डिस्कशन का जो फोकस था वो मेनली बजट इशू पर था, मतलब मेनली फोकस इस पर था। तो बहुत सारों में से या होल में से जो सारे के सारे इश्यूज थे, किसी एक को मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन रिफर करना हो तो हम मेनली को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब जो डिस्कशन रहा होगा पार्लियामेंट में या कहीं पर भी किसी भी असेंबली में, उसका ज्यादा टाइम जो है इस बजट इशू को गया होगा। बाकी चीजें भी डिस्कस की गई होंगी, लेकिन मेन फोकस बजट इशू पे रहा होगा, ज्यादा टाइम इसको दिया गया होगा। ये इस तरह का मीनिंग जो है निकल के आ रहा है। तो इस तरह के कंटेक्स्ट में हम मेनली को यूज करते हैं। फिर एक है हमारा फाइनली। फाइनली का मतलब है, फाइनली भी एक एडवर्ब है। फाइनली एडवर्ब है, फाइनली एडवर्ब बना होगा फाइनल से, भाई फाइनल एडजेक्टिव है, इसमें को एल वाई लगा के फाइनली बन गया। फाइनली का मतलब क्या है? फाइनली का मतलब है द फाइनल और लास्ट पॉइंट, द फाइनल और लास्ट पॉइंट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक्शंस और स्टेटमेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे एक्शंस हुए, तो इनमें से जो लास्ट वाला है ना, इसी को हम फाइनली के द्वारा रिफर कर सकते हैं। जैसे जब कोई वार होती है, ये जो क्लोज टेस्ट लिखा गया है, एक वॉर पे लिखा गया है ना, यूरोप में एक वॉर हुई थी, उसी पर लिखा गया है। तो वॉर ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से दो पार्टी आई होंगी और उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी होगी, वॉर हो गई होगी। पहले कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, उसके बाद कोई सेटलमेंट किया गया होगा, आपस में बातचीत की गई होंगी, फिर किसी एक पार्टी ने उस सेटलमेंट को, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया होगा, फिर दूसरी वाली पार्टी ने कुछ इनिशिएट किया होगा, उधर से कुछ गोलाबारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चली होगी, फिर जो पहली वाली पार्टी है उसका भी दिमाग खराब हुआ होगा, उसने भी अपनी तरफ से गोले वगैरह दाग दिए होंगे, फिर एक फुल वॉर। इसके बाद इतने सारे इवेंट्स होने के बाद एक फुल वॉर या कंप्लीट वॉर जो है कोज की गई होगी, उसके बाद एक वॉर शुरू हुई होगी। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसमें लास्ट वाले को रिफर करना है तो हम फाइनली एडवर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीनिंग हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, द लास्ट, पहला मीनिंग ये हो गया, दूसरा मीनिंग हो गया द लास्ट पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ले लो या फिर यहाँ पर कोई टाइम ले लो, पॉइंट या ड्यूरेशन या कुछ भी ले लो, ठीक है। अब देखो ये जो सारे ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसने एक पीरियड लिया होगा, एक टाइम लिया होगा, ठीक है। मान लो कि 2 ईयर लिया होगा, तो अगर इस 2 ईयर में से इस लास्ट वाले टाइम को रिफर करना है, या इस लास्ट वाले टाइम में कुछ एक्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ, इस सिचुएशन को रिफर करना है, तो हम फाइनली को लगा सकते हैं। तो आपके क्लोज टेस्ट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, इन द अर्लियर वार्स द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड द कैजुअलिटीज वर 73 में हम देख रहे हैं, है ना। इन द अर्लियर वार्स द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व्ड, फाइनली नॉट इन्वॉल्व्ड। क्या फाइनली या एंड पॉइंट को हम यहाँ पर रिफर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मेनली के मीनिंग को रिफर करना चाह रहे हैं यहाँ पर?
क्या हमारा मीनिंग ऐसा है कि हम चीफली या मेनली को रिफर करना चाह रहे हैं? नहीं, हम जनरल सेंस में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। मतलब कि ये जो पहले वॉर होती थी, पहले की जो वॉर होती थी 1914 से पहले की जो वॉर थी, अर्लियर का मतलब इससे पहले की जो वॉर थी, 1914 में एक वॉर हुई, अर्लियर वॉर्स का मतलब बिफोर द 1914। तो इससे पहले की जो वॉर थी उसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, मोस्टली यूजुअली ऑल केसेस में वो जो है सिविलियन पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। मैंने एक अभी मीनिंग बताया था आपको जनरली का, अगर आपको ध्यान है तो, जनरली का जो दूसरा वाला मीनिंग था, इस पर अगर आप ध्यान देंगे, जनरली का जो दूसरा वाला मीनिंग था ये यूजुअली या इन मोस्ट सिचुएशन, तो इसी दूसरे वाले मीनिंग को आपके पैराग्राफ में यूज किया गया है कि मोस्ट सिचुएशन में ये यूजुअली, कि मोस्ट सिचुएशन में यूजुअली जो पहले जो वॉर होती थी उसमें सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो यहां पर लगाया जाना चाहिए जनरली। ब्रॉडली भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि चीजों को ब्रॉड वे में कुछ ऐसा कुछ कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर लगाया जाना चाहिए जनरली। जनरली का मतलब है यहां पर यूजुअली, जनरली के दूसरे मीनिंग को यूजुअली या इन मोस्ट टाइम या सिचुएशन, कि मोस्ट टाइम या मोस्ट सिचुएशन जो अर्लियर वार्स होती थी उनमें जो है सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती थी। एंड द कैजुअलिटीज मतलब डेथ, जो लड़ाई में जो डेथ होती है इधर उधर के सैनिकों की, उन कैजुअलिटीज को कहा जा रहा है। द कैजुअलिटीज वर मोस्टली, 74 के ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, द कैजुअलिटीज वर मोस्टली बिलोंग टू द वॉरिंग आर्मीज, confined to the warring armies, restrained to the warring armies या bound to the warring armies। देखिए चारों के चारों जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इनके मीनिंग जानने ही पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे। बिलोंग का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि एक दो वर्ब जो है इनमें से, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक दो वर्ब जो है इनमें से करीब करीब का मीनिंग लेती है और एक ही जैसे कंटेक्स्ट में यूज होती है। तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वर्ब का मीनिंग क्या है और वो किस फंक्शन में है और किस तरह के कंटेक्स्ट में वो यूज होती है। जैसे मैंने पहली वर्ब लिखी बिलोंग, बिलोंग इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। कोई अगर नाउन प्रोनाउन जोड़ना भी है तो प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट, वो नाउन प्रोनाउन जिसे जोड़ना चाहते हैं। इसका पहला मीनिंग होता है टू बी इन राइट और सुटेबल प्लेसेस, सुटेबल प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, टू बी इन राइट और सुटेबल प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया था टेबल बिलोंग्स इन द सिटिंग रूम। तो यहां पर बिलोंग्स इन से हम रिफर कर रहे हैं राइट प्लेस को, टू बी इन राइट प्लेस, और वो राइट प्लेस क्या है? द सिटिंग रूम। इन प्रीपोजिशन लगा दी हमने, रट्टा मार के मत बैठ जाना ना, बिलोंग के साथ टू ही आता है। फिर एक दूसरा मीनिंग मैंने बिलोंग का जो है पता लगाया, ये होता है बिलोंग का मतलब हो गया टू बी a member of a group or organization, group of people या एनिमल कुछ भी हो सकता है। pupil, to be a member of a group, to be a member of a group of people या group of things या group of animal कुछ भी हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना भी इसका मीनिंग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूँ, सी बिलोंग्स टू द रोहिंग्या कम्युनिटी। रोहिंग्या के बारे में आपने सुना होगा, बांग्लादेश से जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी, म्यांमार से जो है बांग्लादेश की तरफ को और भारत की तरफ को एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है भगा दी गई थी। वहां की जुंटा ने, वहां की आर्मी ने वो रोहिंग्या कम्युनिटी, तो सी बिलोंग्स टू द रोहिंग्या कम्युनिटी। मतलब यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? मेंबरशिप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेंबरशिप बताने के लिए कि ये जो है सी
उस कम्युनिटी की, उस ग्रुप की मेंबर है। एक मीनिंग ये हो गया। एक मीनिंग बिलोंग का निकल के आता है टू बी ऑन बाय समवन, या यूं कहिए ऑनरशिप दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं दिस कार बिलोंग्स टू माई सिस्टर। तो यहां पर मैं ऑनरशिप को बता रहा हूं, ऑनरशिप। ये तीन मीनिंग आते हैं। अब देखिए ये तीन मीनिंग बिलोंग के क्या यहाँ पर जस्टिफाइबल है? द कैजुअलिटीज वर मोस्टली बिलोंग्स टू द वॉरिंग आर्मीज, नहीं। कोई ओनरशिप हम नहीं दिखा रहे हैं, कोई मेंबरशिप हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, कोई राइट प्लेस हम नहीं दिखा रहे हैं। तो बिलोंग को यहाँ पर लगाना एप्रोप्रिएट नहीं है। लगा भी दोगे तो फिर जस्ट सुटेबल मीनिंग निकल के नहीं आएगा, सिमिलर मीनिंग निकल के आएगा। मोस्ट सुटेबल वर्ड बिलोंग नहीं है जो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। कन्फाइन को देख लेते हैं। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है, कन्फाइन भी एक वर्ब है, कन्फाइन का मतलब होता है टू कीप to keep within limit or boundary, to keep something, actually में to keep something or someone, भाई किसी चीज को ही तो रखोगे। यहां पर ये ट्रांजिटिव जो है ट्रांजिटिव फंक्शन में आ जाती है। टू कीप समथिंग और समवन विद इन लिमिट और बाउंड्री। अब जो ये लिमिट और बाउंड्री है ये फिजिकल भी हो सकती है, कोई फिजिकल लिमिट फिजिकल बाउंड्री भी हो सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। या और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं मैं आपके लिए, तो जो लिमिट और बाउंड्री की बात की जा रही है ये स्पेस के रेस्पेक्ट में, स्कोप के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। स्पेस मतलब किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को या किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को रिफर किया जाएगा। स्कोप मतलब किसी के डोमेन को रिफर किया जाएगा, किसी के दायरे को। और टाइम का मतलब आपको पता ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इस मीनिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल, तो मैं लिख सकता हूँ द पेशेंट्स वर कन्फाइंड, पैसिव बना रहा हूं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा। द पेशेंट्स वर कन्फाइंड टू द रूम ड्यूरिंग क्वारंटाइन। ठीक है, अभी कोविड-19 गया है, तो कोविड-19 में जो क्वारंटाइन हो रहा था तो क्या कर दिया जाता, जो पेशेंट्स थे उनको उनके रूम तक ही जो है उनके रूम में रखा जाता, रूम तक ही कन्फाइन कर दिया जाता। तो कन्फाइंड के साथ आ जाता है यहाँ पर टू प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो रूम मैंने लगाया है ये मैंने एक ऐसे बाउंडेड रीजन को, एक बाउंडेड ज्योग्राफिकल स्पेस को बताया है। बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन मतलब जिसकी कोई बाउंड्री हो, जिसकी एक सीमा हो, जो कि एक बंद कमरा हो। स्पेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट को मैंने जोड़ा है। अब एक एग्जांपल मैं और लिख के बताता हूं। जैसे आप ये लिख सकते हैं दे कन्फाइंड द डिस्कशन, एक्टिव फॉर्म में यूज कर रहा हूं तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दे कन्फाइंड द डिस्कशन टू द बजट इशू, मतलब उनके पास बहुत सारे मौके थे कि वो और दूसरे इश्यूज पे भी बात कर सकते थे। वो डिफेंस पे बात कर सकते थे, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर सकते थे, वो एजुकेशन पे बात कर सकते थे, वो हेल्थ माल न्यूट्रिशन पर बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने डिस्कशन को इसी दायरे तक सीमित किया। दे कन्फाइंड द डिस्कशन टू द बजट इशू, बजट इशू तक ही अपने डिस्कशन को कन्फाइंड कर दिया। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा दिया, और ये जो बताया मैंने स्कोप बताया है उनके डिस्कशन का। तो ऐसी लिमिट, ऐसी जो है बाउंड्री भी आपको दी जा सकती है। इसी को आप चाहे वो पैसिव में लिख दो, द डिस्कशन वाज कन्फाइंड टू द बजट इशू बाय देम, ये भी लिख सकते हो आप। फिर एक मीनिंग आ जाता है कन्फाइंड का, टू एग्जिस्ट अमंग
टू एग्जिस्ट ओनली अमंग रिफर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। द लगा दो क्योंकि स्पेसिफिक होगा ना जिसको रिफर कर दिया गया होगा। टू एग्जिस्ट ओनली अमंग द रिफर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं यहां पर, कैंसर इज नॉट कन्फाइंड टू द ओल्ड पीपल। ठीक है, अब यहां पर क्या बताई जा रही है, यहां पर नॉट कन्फाइंड टू का मतलब क्या है, नॉट एग्जिस्ट ओनली टू द ओल्ड पीपल। ठीक है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस बताने के लिए यहां पर एग्जिस्टेंस के दायरे को सीमित करने की बात की जा रही है। अब इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहां पर आ जानी थी कन्फाइंड वर्ब, कि ये जो कैजुअलिटीज थी वो केवल वॉरिंग आर्मीज में, जो वॉरिंग आर्मीज उस टाइम पे जो वॉरिंग आर्मीज होती थी, यानी कि जो वॉर कर रही होती थी, सिविलियन पॉपुलेशन तो इन्वॉल्व होती ही नहीं थी यूजुअली, जनरली। तो कैजुअलिटीज जो होती थी वो एग्जिस्ट करती थी केवल वॉरिंग आर्मीज में। जो आर्मी वॉर कर रही है उन्हीं में जो है कैजुअलिटीज या डेथ होती थी। तो यहाँ पर सही एप्रोप्रिएट जस्टिफाइबल वर्ड हो जाना चाहिए था इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कन्फाइंड। देखिए बाकी की जो दो वर्ब हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये भी जो है आएंगे नहीं यहाँ पर। रेस्ट्रेन का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन का मतलब होता है टू कंट्रोल द एक्शंस और बिहेवियर ऑफ समवन। एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग हो गया टू रेस्ट्रिक्ट द फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट। तीसरा मीनिंग हो गया टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, डेवलपमेंट। कोई प्रोसेस है, किसी चीज में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, आपने उसको रेस्ट्रेन कर दिया। कोई कहीं जा रहा है, आपने उसको रेस्ट्रिक्शन दे दी, आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने रेस्ट्रेन कर दिया। किसी का कोई एक्शन है, कोई किसी का किसी तरह का बिहेवियर है, आपने उसको जो है कंट्रोल कर दिया, कि तो आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रेन कर दिया। एग्जाम्पल लिखवाने को लिखवा सकता हूं लेकिन मीनिंग यही है। बाइंड, बाउंड बना है बाइंड से, बाउंड बना है बाइंड वर्ब से। देखिए बाइंड का एक तो मतलब यही होता है तो टाई, बांधना चीजों को। दूसरा होता है बाइंड का मतलब टू प्लेस मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, किसी पर ऑब्लिगेशन लगा देना, बाध्य कर देना किसी को। तो बाउंड का मतलब भी वही हो जाता है, अंडर मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन। कोई पर्सन है वो किसी मॉरल या लीगल ऑब्लिगेशन में है तो वो कह सकता है कि मैं बाउंड हूं ये करने के लिए, मैं बाध्य हूं ये करने के लिए। तो ये दोनों वर्ब जो है बिल्कुल ही अलग कंटेक्स्ट में थी, बिल्कुल ही अलग मीनिंग को कन्वे करने वाली थी, इनमें से तो आएगी नहीं। 74 का हो जाना चाहिए था दूसरा ऑप्शन, टू एग्जिस्ट अमंग ओनली द वॉरिंग आर्मीज, की जो डेथ है ये केवल इन्हीं वॉरिंग आर्मीज में यहीं तक एग्जिस्ट करती थी। सिविलियन पॉपुलेशन की कोई डेथ वेथ नहीं होती थी, क्योंकि यूजुअली जो है वॉर में वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। कौन सी वॉर में, जो 1914 से पहले की जो वॉर होती थी। ये हो गया 74। 75 पर चल लेते हैं। आगे क्या है, द वॉर बिगेन इन 1914, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर 75 में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, विच, हुम, व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन होता नहीं है। देखिए व्हाट को मैं किसी एक वीडियो में बड़ी डिटेल में समझा चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपकी मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। व्हाट को मैंने बड़े एक डिटेल्ड मैनर में कुछ अच्छे सेंटेंसेस लिखकर आपको समझाया था कि कुछ ग्रामेरियन इसको रिलेटिव प्रोनाउन मानने की गलती करते हैं, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन मीनिंग की वजह से हो सकता है, या इसका मीनिंग ऐसा होता है कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर किया जाए, लेकिन इसका फंक्शन या इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, रिलेटिव प्रोनाउन के सिंटैक्स को या रिलेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। या यूं कहिए कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस सिंटैक्स में रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो वर्ड्स रहते हैं, उस तरह का सिंटैक्स, उस तरह का अरेंजमेंट
हम व्हाट के साथ यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट को जो है रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी से मैं बाहर ही रखता हूं। हाँ, मीनिंग उसका ऐसा होता है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा काम करता हुआ प्रतीत होता है। विच, whom और who, ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, और यहाँ पर जो आना है रिलेटिव प्रोनाउन आना है, क्योंकि द वॉर यहाँ पर एक एंटीसीडेंट हो जाएगा, यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और वो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होगा वो सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, और फिर उसके बाद ये लिखा है प्रेडिकेट। बिगेन इन 1941, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज, इतनी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन गया, बिगेन इन 1914, और जो पहले आपने द वॉर लिखा था ये सब्जेक्ट हो रहा है वाज ए टोटल वॉर का, इस वाले प्रेडिकेट का। तो देखिए होम और हु तो पर्सन के लिए लगाए जाते हैं, यहाँ पर वार की बात हो रही है, विच ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द वॉर विच बिगेन इन 1914 वाज ए टोटल वॉर इन विच। टोटल वार, देखिए टोटल वार, टोटल का मतलब होता है, टोटल रिफर करता है होल को या कंप्लीट को। इसके अलावा टोटल वर्ब भी हो जाते हैं कि टोटल जब नाउन होता है तो रिफर कर देता है होल को, जब वो एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब हो जाता है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या फिर एडजेक्टिव होता है तो एक और मीनिंग हो जाएगा इसका कंप्लीट या एक्सट्रीम। जैसे टोटल वॉर का मतलब एक्सट्रीम वॉर, या कंप्लीट, कंप्लीट मैनर में जिसको वॉर कह सके। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट, टोटल सरेंडर, सॉरी, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर का मतलब हो जाता है कंप्लीट सरेंडर, कि पूरी तरह से आपको सरेंडर करना है पुलिस के सामने। टोटल सीक्रेसी, एक फ्रेज यूज होती है बहुत न्यूज़पेपर वगैरह में, टोटल सीक्रेसी। टोटल सीक्रेसी का मतलब कंप्लीट सीक्रेसी, सब कुछ सीक्रेट रखा जाए, कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। टोटल सीक्रेसी मतलब कंप्लीट सीक्रेसी। तो यहाँ पर कंप्लीट या एक्सट्रीम के मीनिंग में जो है टोटल को यूज किया गया है। टोटल वर्ब भी हो सकता है, मैंने आपको लिखा 5, फिर लिखा मैंने 10, फिर मैंने लिखा 20, फिर यहाँ लिखा 35, फिर मैंने लिखा 70। मैंने बोला टोटल करो इनको, टोटल करने का मतलब क्या है, ऐड करो इनको, तो टोटल वर्ब भी हो सकता है। फिर यहाँ पर ये खत्म गया, द वॉर विच बिगेन इन 1914 वाज ए टोटल वॉर इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वॉरिंग स्टेट्स वर मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है टू प्रिपेयर और ऑर्गेनाइज थिंग्स, पीपल और रिसोर्सेज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। मोबिलाइज का मतलब मैं लिखवा देता हूं, वोकैब में आपकी काम आएगा, मोबिलाइज, मोबिलाइज, एस भी हो जाता होगा, जेड भी हो जाता होगा, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का डिफरेंस है। अमेरिकन इंग्लिश वाले जेड प्रीफर करते हैं और ब्रिटिशर्स एस प्रीफर करते हैं, बोला जाता है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब हो गया टू प्रिपेयर और ऑर्गेनाइज पीपल और रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस। ये हो गया आज का क्लोज टेस्ट। इसी तरह से जो है आपको अटेम्प्ट करना है क्लोज टेस्ट को, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।